हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी बाय साइंस क्लासेस में। और मैं हूं दीपक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं इतिहास के चौथा चैप्टर 4 नंबर जो पार्ट है आपका, वो है भारत में राष्ट्रवाद। क्या है? भारत में राष्ट्रवाद से कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। इससे हम लोग पहले 3 चैप्टर का क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिए, वहां आपको मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट भी हमने बना दिया है तो वहां भी आपको मिल जाएगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ये जो है 4 नंबर पार्ट है। कितना पार्ट है? 4 नंबर। इसी तरह हम लोग पूरे इतिहास को खत्म करेंगे, इसी तरह पूरे सामाजिक विज्ञान को खत्म करेंगे। भूगोल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कुछ सब्जेक्ट का वीडियो डाला डाला भी है, आप जाके देख लीजिएगा। और इतिहास का हमारा चौथा पार्ट का है और सभी का शुरुआत हो चुका है, और आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा क्योंकि सभी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। अगर आपके एग्जाम में इस चैप्टर से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो यहीं से रहेंगे। बस इतना क्वेश्चन आप कर लीजिए, ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को। तो देखिएगा, आज का जो सबसे पहला प्रश्न है क्या है। देखिए आपके सामने है पहला प्रश्न जी। प्रश्न को पहले अच्छे से पहले पढ़िएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न के साथ साथ हमने क्या किया कि आंसर भी लिखा है। क्या किया है? आंसर भी लिख दिया है, और बहुत ही अच्छी भाषा में, एकदम इजी लैंग्वेज है, आसानी से आप लोग याद इसे रख सकते हैं और आपको याद भी हो जाएगा, उम्मीद है। चलिए देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं हमारा। कहता है पहला कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारणों पर प्रकाश डाले। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के जो सामाजिक कारण थे ना, उसके बारे में आपको बताना है। तो लिखिएगा, उत्तर लिखिएगा भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारणों में प्रमुख था। यानी कि प्रमुख कारण क्या सब था? तो देखिए पहला प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों की प्रजातीय विभेद की नीति। सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों की प्रजातियों की विभेद नीति, ठीक है। यानी कि जातियों में क्या करना? विभेद करता था। उसका कहता है अंग्रेज अपने को श्रेष्ठ तथा भारतीय को उपेक्षा तथा है की दृष्टि से देखते थे। यानी कि अपने आप को क्या मानते? श्रेष्ठ मानते थे, और भारतीयों को उपेक्षा तथा है की दृष्टि से नीचे नजर से देखते थे, अलग नजर से देखते थे, अलग नजरिया से, नीचे नीचे नजरिया से देखते थे। भारतीयों पर अनेक प्रतिबंध थे, जैसे रेलगाड़ी, क्लबा होटलों में वे सफर या प्रवेश नहीं कर सकते थे। यानी कि भारतीयों पे भी प्रतिबंध लगा दिए, रोक लगा दिए थे अनेक सारे। जैसे देखिए वो रेलगाड़ी में सवारी नहीं कर सकते थे, कलवा नहीं जा सकते थे, और होटल में, जैसे अभी होटल में आप जाते हैं तो कहीं बाहर जाते हैं, शहर में जाते हैं तो आपको रात हो जाती है, तो आप होटल में आराम से रूम लेके रह जाते हैं, कोई टेंशन नहीं था। लेकिन पहले ऐसा नहीं था कि अंग्रेज जो था ना, आपको भारतीयों को होटल में भी जाना बंद कर दिया था, प्रवेश ही बंद कर दिया। यानी कि भारतीय होटल में नहीं रुक सकता था, साथ ही साथ वो रेलगाड़ी का सवारी भी नहीं कर सकता था, कलवा का भी नहीं। जिसमें अंग्रेज हो, यानी कि जिसमें क्या हो? अंग्रेज हो, उसमें वो नहीं जा सकता था। सरकारी सेवाओं में अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति ने भी राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। सरकारी नागरिक सेवा में भारतीयों का प्रवेश काफी मुश्किल था। यानी कि जो सरकारी नागरिक का जो सेवा था ना, उसमें भारतीयों का प्रवेश जो था ना, बहुत ही कठिन था। मुश्किल मतलब बहुत ही कठिन, यानी कि मुश्किल था। कहते बहुत बार परीक्षा में सफल होने के बाद ही उन्हें या तो नियुक्त नहीं किया जाता था या अकारण नौकरी से हटा दिया जाता था। यानी कि देखिए परीक्षा होता था नौकरी के लिए, लेकिन उन्हें होता क्या था पता है? अगर वो सफल हो गया, यानी कि एग्जाम को तो पास कर गए, लेकिन उन्हें नियुक्त नहीं किया, यानी कि उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी। यानी कि नियुक्त मतलब क्या? ज्वाइनिंग करना, ठीक है। ज्वाइनिंग नहीं किया, या कोई भी कारण लगा कि उसको हटा दिया नौकरी से। अब आगे कहता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ भी ऐसा ही किया गया। यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, उनके साथ भी ऐसा ही किया, यानी कि सफल हो गए, लेकिन फिर भी उनको नौकरी नहीं दिया गया। कहता है नव भारतीय शिक्षित मध्यम वर्ग मर्माहत हो गया, जिसने राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये था पहला प्रश्न, और इसका आंसर आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उम्मीद करते हैं, और आगे चलते हैं जी। 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न कहता है दूसरा, 2 नंबर है। कहता है भारत में राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से कैसे विकसित हुआ। कहता है भारत में राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से कैसे विकसित हुआ, की कैसे विकास हुआ उसका। तो लिखिएगा उत्तर में
हिंद चीन के समान भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय और विकास औपनिवेशिक शासन के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अंग्रेजी राज की प्रशासनिक, आर्थिक और अन्य नीतियों के विरुद्ध असंतोष की भावना बलवती होने लगी। भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण पश्चात शिक्षा के प्रचार, शिक्षा क्या प्रचार, मध्य वर्ग के उदय, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों, साहित्य और समाचार पत्रों के विकास तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के राष्ट्रवाद की अवधारणा का उत्तेजना, यानी कि राष्ट्रवाद की अवधारणा कहना उसे उत्तेजना क्या हुई, प्रदान की गई। ठीक है, ये था दूसरा प्रश्न जी। 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या करता है, 2 के बाद क्या का 3 नंबर जी। 3 नंबर प्रश्न देखिए बहुत ही अच्छा है और ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर प्रभाव का वर्णन, यानी कि प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था ना उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत पे प्रभाव बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के इफेक्ट भारत पे क्या हुआ उसके बारे में आपको बताना है, लिखना है। कैसे लिखिएगा तो देखिएगा, देखिएगा कैसे आपको लिखना है, एकदम बहुत ही अच्छे भाषा में लिखे, एकदम इजी भाषा में आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए लिखिएगा उत्तर। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा, यानी कि बहुत ही अच्छा गहरा प्रभाव पड़ा। विश्व युद्ध के आर्थिक और राजनीतिक परिणामों से राष्ट्रीय आंदोलन भी प्रभावित हुआ, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन भी प्रभावित हुआ था। ब्रिटेन ने भारतीय नेताओं की सहमति लिए बिना भारत को युद्ध में घसीट लिया था, यानी कि भारतीय नेताओं की सहमति नहीं लिया गया, लेकिन बिना अनुमति, यानी कि उनसे ऑर्डर नहीं लिया गया भारतीय नेता से, और बिना अनुमति से ही उनको युद्ध में क्या किया गया, घसीटा गया, यानी कि लाया गया, युद्ध में लाया गया। कहता है कांग्रेस, उदारवादियों और भारतीय रजवाड़ों ने इस उम्मीद से अंग्रेजी सरकार को समर्थन दिया कि युद्ध के बाद उन्हें स्वराज की प्राप्ति होगी। यानी कि देखिए कांग्रेस और उदारवादियों और भारतीय रजवाड़, यानी भारतीयों ने उन्हें क्या किया, इस उम्मीद से, यानी कि उन्हें अंग्रेजी सरकार को समर्थ, यानी कि सपोर्ट किया, कि एक उम्मीद लगाया, सपोर्ट किया कि उन्हें ये जो युद्ध है ना, इस युद्ध के बाद उन्हें स्वराज की प्राप्ति, यानी कि उन्हें अपने राज्य की क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी और वो भारत छोड़ के चले जाएंगे। परंतु देखिए, परंतु ऐसा नहीं हुआ, और आपको पता भी कि ऐसा हुआ ही नहीं। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया, जिससे जनता की स्थिति काफी बेहतर हो गई, यानी कि आर्थिक अर्थव्यवस्था क्या कर दिया, अव्यवस्थित कर दिया, और जनता की स्थिति क्या हो गई, काफी बेहतर, मतलब अच्छा हो गया, क्या हो गया, अच्छा हो गया, बेहतर हो गया। विश्व युद्ध का प्रभाव राजनीतिक गतिविधियों पर भी पड़ा, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो था ना उसका प्रभाव राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक पर भी पड़ा। विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां काफी बढ़ गई तथा राष्ट्रवादी आंदोलन को बल मिला, राष्ट्रवादी आंदोलन को भी क्या मिल गया, बल मिल गया। ठीक है, ये था हमारा 3वां प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा और जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, और उम्मीद करते स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और 3 के बाद क्या आएगा, 4 नंबर जी। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया, विरोध जो किया था ना इसका भारतीयों ने, इंडिया भारतवासियों ने इसका विरोध क्यों किया, ये आपसे पूछ रहा है कि इसका विरोध क्यों किया गया। ठीक है, तो लिखिएगा आंसर में, क्या लिखिएगा आंसर में, उत्तर दीजिएगा। 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के बाद एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस बात की जांच करेगा कि इस अधिनियम में कौन कौन से परिवर्तन संभव है। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने समय से पूर्व सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 8 नवंबर 1927 को, कब, 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की स्थापना की। पूछेगा साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई, तो 8 नवंबर 1927 को, कब हुआ, 8 नवंबर 1927 को। इसके सभी 7 सदस्य, इसमें कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, जो क्या थे, अंग्रेज के थे। इसमें जो सदस्य थे ना 7 सदस्य थे, 7 सदस्य, 7 मेंबर थे, लेकिन वो जो 7 मेंबर जो थे ना सभी अंग्रेज, यानी कि ब्रिटिश के थे, यानी कि अंग्रेज वासी ही थे, यानी कि भारतीय को उसमें 7 मेंबर में किसी को नहीं रखा गया था। इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। अब देख, और इस
कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण भारत में इस कमीशन का तीव्र विरोध हुआ। जैसे मान लीजिए साइमन कमीशन किया गया कि हम आपके क्या करेंगे, आपके संवैधानिक सुधार करें, यानी कि आप आपके सुधार के लिए करेंगे। लेकिन बात यह हो गई कि उसमें आप ही का सुधार करना है, लेकिन उसमें जो थे ना सदस्य सभी अंग्रेज के रहने वाले थे। अब पता कैसे चलेगा कि भारतीयों को क्या प्रॉब्लम है, किस कठिनाई से गुजरना है, क्या सुधार होना चाहिए, ये तो पता नहीं चलेगा जब तक भारतीय उसमें नहीं जाएगा। इसी कारण सातों मेंबर वहीं के थे, इसी भी कारण इसके लिए भी कारण साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे और अगले सवाल की ओर चलते हैं। और जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट लेते हुए ले लीजिएगा और अगला प्रश्न लिखिएगा। जी, प्रश्न क्या कहता है, बारीकी से पहले सवाल को देखिए। 5 नंबर कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया। मुस्लिम लीग ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया, ये आपसे पूछ रहा है। तो लिखिएगा उत्तर, क्या लिखिएगा, उत्तर। ठीक है, उत्तर में लिखिएगा मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के विरुद्ध अंग्रेजी सरकार का साथ दिया। यानी कि मुस्लिम लीग जो था ना, वो कांग्रेस के विरोध किसका साथ दिया, सपोर्ट किया, अंग्रेजों का। किसका, अंग्रेजी सरकार, यानी कि अंग्रेजों का। इस कारण सरकार ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र, व्यवस्थापिका सभा में प्रतिनिधि आदि सुविधाएं दी थी। इन सुविधाओं के कारण हिंदू तथा मुसलमानों में मतभेद उत्पन्न हुआ। यानी कि मुस्लिम लीग जो था ना, अंग्रेजों का साथ देता था। किसका साथ देता था, अंग्रेजों का। और वो मतभेद उत्पन्न हो गया, इसी कारण क्या हो गया, हिंदू और मुस्लिम में मतभेद हो गया, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन पर बुरा असर पड़ गया। जिन्ना के नेतृत्व में लीग ने, यानी कि मुस्लिम लीग ने 14 सूची मांग रखकर भारत के विभाजन में सहायता की। यानी भारत विभाजन में क्या कर दिया, वो सहायता किया 14 सूची का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न। जी देखिए 6 नंबर प्रश्न कहता है, 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करे। यानी स्वराज पार्टी की स्थापना के बारे में आपको बताना है और इसका उद्देश्य के बारे में बताना है। क्या करना है, उद्देश्य के बारे में बताना है। देखिए तो लिखिएगा उत्तर में, असहयोग आंदोलन की एकाएक समाप्ति से उत्पन्न निराशा और क्षोभ का प्रदर्शन 1022 में 1022 नहीं 1922 हुआ। क्या होगा, 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में हुआ, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से असहमत होकर, क्या होकर, असहमत होकर पद त्याग करते हुए 1922 ईस्वी में स्वराज पार्टी क्या कर दिए, स्थापना किया। पूछेगा स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ, तो 1922 में हुआ था। कब हुआ था, 1922 ईस्वी में। ठीक है, चलिए स्वराज पार्टी के नेताओं का मुख्य उद्देश्य था देश के विभिन्न निर्वाचनों में भाग लेकर व्यावसायिक सभाओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं में प्रवेश कर सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा किए जाए। वे अंग्रेजों द्वारा भारत में चलाई गई सरकारी परंपराओं का अंत चाहते थे। उनकी नीति थी नौकरशाही की शक्ति को कमजोर कर दमनकारी कानूनों का विरोध करना और राष्ट्रीय शक्ति का विकास करना एवं आवश्यकता पड़ने पर पद त्याग कर सत्याग्रह में भाग लेना। क्या करना, सत्याग्रह में भाग लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। जी जी 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न को पहले अच्छे से पहले पढ़िए जी, एक ही लाइन का है। प्रश्न करा 7 नंबर की गांधी जी ने चंपारण में किस व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। यानी कि गांधी जी ने चंपारण में किस व्यवस्था के लिए विरोध, किस व्यवस्था के विरोध, यानी कि कौन सी ऐसी व्यवस्था आई थी, कानून आई थी, उसके विरुद्ध किसानों के लिए क्या क्या संघर्ष के लिए प्रेरित किया गांधी जी ने, किसान गांधी जी ने। तो लिखिएगा उत्तर में, गांधी गांधी जी चंपारण में 3 कठिया व्यवस्था, क्या था, 3 कठिया व्यवस्था। 3 कठिया व्यवस्था क्या है, 3 कठिया व्यवस्था ऐसा था कि अगर आपके पास कोई भी जमीन है ना, उसका 3 हिस्सा आपको क्या करना है, 3 हिस्सा में आपको कोई फसल कीजिए, लेकिन एक हिस्सा आपको क्या करना है, 3 कठिया। 3 कठिया देखिए नाम में से पता चल रहा है, 3 कठिया यानी कि नील की खेती। 3 कट्ठा में यानी कि अगर आपके पास 20
कट्ठा जमीन है ना, तो उसमें से 3 कट्ठा क्या करना, आपको नील की खेती करना था। व्यवस्था के व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया, किस के लिए, 3 कठिया, बस इतना याद रखिएगा। 3 कठिया व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को क्या किया, संघर्ष के लिए प्रेरित किया था गांधी जी ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 7 के बाद क्या आएगा, 8 नंबर। जी, 8 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन क्यों दिया। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया, लिखिएगा उत्तर, गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। यानी कि देखिए, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन समर्थन क्यों किया था, हिंदू मुस्लिम मुस्लिम की एकता के लिए, किसके लिए, हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। उसका कहता है क्योंकि गांधी जी को भारत में एक बड़ा जन आंदोलन और सहयोग आंदोलन चलाना था। उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए क्या कि वो हिंदू मुस्लिम को क्या देखना चाहते एक साथ, और उन्हें भारत में एक बड़ा जन आंदोलन मतलब लोगों का आंदोलन, जन आंदोलन, लोगों का आंदोलन, जिसका नाम क्या था, असहयोग आंदोलन। और देखिए, जब तक एक बड़ा जन आंदोलन चलाना है तो अगर हिंदू मुस्लिम एक नहीं रहेंगे तो बड़ा जन आंदोलन नहीं होगा। इसलिए गांधी जी हिंदू और मुस्लिम को एकता के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किए, और साथ ही साथ वो एक बड़ा जन आंदोलन चलाना चाहते थे जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों एकता की जरूरत था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 7 8 के बाद क्या है, 9 नंबर। जी, देखिए प्रश्न क्या कहता है, 9 नंबर कह रहा है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ तथा इसके क्या कारण थे। देखिए प्रश्न करा कि चंपारण आंदोलन कब हुआ तथा इसके क्या कारण थे, यानी कि चंपारण आंदोलन आपसे पूछ रहा है कि कब हुआ और इसके क्या कारण थे, ये आपसे पूछ रहा है। तो लिखिएगा उत्तर, क्या लिखिएगा, उत्तर। उसके बाद उत्तर में लिखिएगा, चंपारण आंदोलन अप्रैल 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में हुआ थी। तो मालूम है आपको कि चंपारण आंदोलन जो हुआ था अप्रैल 1917 में हुआ था, और कहा हुआ था, बिहार के चंपारण जिला में। बिहार में लीलहे गोरों द्वारा 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें किसान को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में, अभी आपको बतलाया कि अगर 20 कट्ठा जमीन है तो 3 कट्ठा जमीन में आपको नील की खेती करना था, हिस्से में नील की खेती करनी होती थी। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि इससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी, उसे उत्पादन का उचित कीमत भी नहीं मिलता था। अब देखिए, नील की जिस भूमि पर नील की खेती होती है ना, वो भूमि जो है ना बंजर हो जाती है, क्या जाती है, बंजर हो जाती है, और उस पे कुछ कुछ सालों बाद उस पे फसल ही नहीं होती, यानी कि भूमि क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। ठीक है, इसलिए वहां लागू कर दिया गया, अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना ही है, 3/20 हिस्से में आपको नील की खेती करना है, जिससे उसकी स्थिति दयनीय हो गई थी। किसानों के पक्ष को लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। ब्रिटिश सरकार को अंततः झुकना पड़ा, यानी कि उन्होंने एक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, और इसके अंततः में ब्रिटिश सरकार को, यानी कि अंतों तक ब्रिटिश सरकार को क्या करना पड़ा, झुकना पड़ा, और यहां से 3 कठिया प्रणाली वापस लेना पड़ा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 9 के बाद क्या आएगा, 10 नंबर। जी, 10 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि समाजवादी दल का गठन क्यों हुआ, समाजवादी दल का गठन क्यों हुआ। तो लिखिएगा उत्तर, क्या लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा, 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक से भारत में समाजवादी विचारधारा का भी उदय हुआ और विकास हुआ। समाजवादी भी किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति में सुधार लाना चाहते थे। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 से 1930 ने सबसे अधिक बुरा प्रभाव श्रमिकों और किसानों पर ही डाला, अतः समाजवादियों ने अपना ध्यान इन पर केंद्रित किया। कांग्रेस के अंदर वामपंथी के अतिरिक्त समाजवादी विचारधारा भी पनपने लगे। नेहरू सुभाष के अतिरिक्त जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन सरीखे नेता समाजवादी कार्यक्रम अपनाने की मांग करने लगे। इनके प्रयासों से 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई।
ठीक है, ये था 10 नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा 11 नंबर। जी, 11 नंबर कह रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया? यह प्रथम जन आंदोलन था कैसे? यानी कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किए और इस यह प्रथम जन आंदोलन कैसे हुए, ये आपको पता है और बताना है। और आपको पता है कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन भी किया था, और क्योंकि उन्हें एक बड़ा सा जन आंदोलन करना था। और प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग जन आंदोलन। ठीक है, असहयोग जन आंदोलन। लिखिएगा उत्तर में, रॉलेक्ट रॉलेक्ट कानून यानी रॉलेक्ट एक्ट कानून जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में तथा खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति था। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने पहली बार व्यापक रूप से भाग लिया। शहरी मध्यम वर्ग की इसमें मुख्य भागीदारी रही। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, मजदूरों तथा आदिवासियों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। इस प्रकार यह प्रथम जन आंदोलन बन गया, यानी कि सभी ने इसमें क्या किया, भाग लिया। तो ये प्रथम जन आंदोलन तो बनना ही था। ठीक है, चलिए जी, अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर का है कि 1932 के पुनः समझौता का क्या परिणाम हुआ? 1932 के पुनः समझौता क्या प्रभाव हुआ? लिखिए उत्तर में, 26 सितंबर 1932 को पुणे में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पुनः समझौता हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप दलित वर्ग, अनुसूचित जनजातियों को कहा जाता है दलित वर्ग, के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधायिकाओं में स्थान आरक्षित कर दिए गए। गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ दिया और हरिजनोद्धार कार्यों में लग गए। क्या लग गए? हरिजनोद्धार कार्य में लग गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। जी, देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा, हो सकता है कहीं आ जाए। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते, इसका विरोध क्यों हुआ? रॉलेट एक्ट जो कानून था ना, वो उसका क्या था और वो इसका विरोध क्यों हुआ? तो देखिए, रॉलेट एक्ट कानून जो था ना, वो अंग्रेजों ने लाया था। किसने लाया था? अंग्रेजों ने लाया था। इसमें क्या होता था पता है? कोई राष्ट्रवादी घटना हो रहा है या कोई आंदोलन हो रहा है, तो उसमें ये सरकार चाहे कोई भी व्यक्ति को, ठीक है, सरकार मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कोई भी गुनाह नहीं किया, नहीं कि कुछ भी काम नहीं किया है, और उस पे ये होता था कि अगर अंग्रेजी सरकार को उस पे क्या शक है, क्या है, शक है, तो बिना गवाह के उसे गिरफ्तार कर लेता था और उस पे मुकदमा भी चलाया जाता था। यही तो था क्या रॉलेट एक्ट, यानी कि रॉलेट एक्ट के अनुसार अनुकूल, यानी रॉलेट एक्ट के द्वारा किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी साक्ष्य यानी किसी गवाह के, केवल शक के अनुसार उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था और साथ ही साथ उन पे मुकदमा चला के गिरफ्तार भी कर लिया जाता था। किस कानून के अनुसार? रॉलेट एक्ट कानून के अनुसार। इसलिए रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछने की संभावना है कि निम्न में से किसे काला कानून के नाम से जाना जाता है, तो रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिएगा हमने यही लिखा है, एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है, ध्यान दीजिएगा। कहता उत्तर कि भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट को लाया गया। यानी कि राष्ट्रवादी जो घटना हो रहा था और असंतोष को दबाने के लिए किस कानून को लाया गया? रॉलेट एक्ट को लाया गया, जिसके अंतर्गत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना साक्ष्य एवं वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती थी। इस अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। इसलिए इससे का विरोध हुआ और इसे काला कानून भी कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तेरे बाद क्या का 14। देखिए 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की? इसका क्या परिणाम हुआ? गांधी जी ने गांधी यात्रा क्यों किया? इसका परिणाम, इसका रिजल्ट क्या निकल गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए लिखिएगा उत्तर, क्या लिखिएगा? उत्तर में लिखिएगा, नमक के व्यवहार और उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण था। गांधी जी इसे अन्याय मानते थे, यानी कि नमक पे का जो व्यवहार था ना और उत्पादन पे किसका था? सरकारी नियंत्रण, यानी कि अंग्रेजों का नियंत्रण, कंट्रोल था।
एवं इसे समाप्त करना चाहते थे। नमक कानून भंग करने के लिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा यानी कि नमक यात्रा पर निकले। वे 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून भंग किया। इसी के साथ नमक सत्याग्रह यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ और शीघ्र ही पूरे देश में क्या हो गया, फैल गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 14 के बाद क्या आएगा, 15 नंबर। 15 कह रहा कि बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। बिहार का जो किसान आंदोलन हुआ था उस पर एक टिप्पणी लिखना यानी कि उसके बारे में आपको बताना है। तो लिखिएगा आंसर में, उत्तर लिखिएगा। 1920 के दशक में बिहार के किसानों ने अपने को संगठित करना शुरू किया। क्या क्या शुरू किया? किसानों के प्रति उदासीन रवैये का फायदा उठाकर वामपंथियों ने उन्हें किसान सभाओं के गठन हेतु प्रेरित किया। फलतः 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबेर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया। बिहार के किसान आंदोलन के एक प्रखर नेता के रूप में स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। 16 ना प्रश्न है भाई, एक मिनट रुक जाना। तो 16 वो ब्लैंक पेज है। चलो 16 तक हो गया ना। 37 क्वेश्चन है, 16 तक हो चुका है। चलिए ये होगा ना जी, कुल 37 प्रश्न है। चलिए कोई बात नहीं, देख लिए आपके लिए। कहता है 16 नंबर कि खिलाफत आंदोलन के क्या कारण थे अथवा खिलाफत आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी ही था ना। एक मिनट, हाँ ये तो हो गया था, 15 तक हो गया था जी। 16 नंबर देखिए, कहता है खिलाफत आंदोलन के क्या कारण थे अथवा खिलाफत आंदोलन पर एक क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है। खिलाफत आंदोलन के बारे में आपको बताना है। देखिए, तुर्की का सुल्तान खलीफा इस्लामी क्या था, जगत का धर्म गुरु था। क्या था, जगत का धर्म गुरु था। तो देखिए हमने लिखा उत्तर में कि तुर्की का सुल्तान खलीफा इस्लामी जगत का क्या था, धर्म गुरु था। सेवर्स की संधि द्वारा उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा नष्ट कर दी गई। इससे भारतीय मुसलमानों उद्वेलित हो गए। खलीफत को पुराना गौरव या उसकी प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए 1919 में अली बंधुओं ने खिलाफत समिति बनाकर आंदोलन करने की योजना बनाई। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। 1924 में तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा खलीफा के पद को समाप्त कर देने से खिलाफत आंदोलन स्वतः क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न 16 के बाद क्या का 17। थोड़ा स्पीड में देखिए, कुछ बड़ा ही वीडियो बन जाएगा नहीं तो। साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साइमन कमीशन लिखिए, साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित उत्तरदायी शासन की स्थापना में किए गए प्रयासों की समीक्षा करना एवं आवश्यक सुझाव देना था। साइमन कमीशन फरवरी 1928 में भारत आया। पूछेगा साइमन कमीशन भारत कब आया, तो फरवरी 1928 में। कब आया, फरवरी 1928 में। याद रखना, यह ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है, फिर आया कहता है आयोग के बंबई यानी कि बंबई को मुंबई कहा जाता है पहुंचने पर इसका स्वागत काले झंडे एवं प्रदर्शनों से किया गया। यानी कि जब ये बंबई पहुंचा ना, कहां पहुंचा, साइमन कमीशन। कौन, जब साइमन कमीशन बंबई मतलब मुंबई, जो फिलहाल में क्या है, मुंबई है। जब ये मुंबई पहुंचा ना, तो इसका जो स्वागत यानी कि वेलकम जो किया गया ना, किससे किया गया, काले झंडे से किया गया। किससे किया गया, काले झंडे से, यानी काले झंडे दिखाकर किया गया। एवं प्रदर्शन किया, यानी कि प्रदर्शन भी किया गया उसका। एवं साइमन वापस जाओ के नारे लगने गए, यानी कि बंबई पहुंचा, वहीं से उसका काले झंडे दिखा दिया, यानी कि उसका विरोध किया गया। साथ ही साथ एक नारा लगाया गया, इसका नाम क्या था, साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ, यानी कि भारत आने आया ही कि उसका नारा लगने गया, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, और काले झंडे के साथ उसका प्रदर्शन किया गया।
फिर आया कहता है देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए जिसका जवाब अंग्रेजी सरकार ने लाठी से दिया। यानी कि प्रदर्शन तो होने लगा, ठीक है, जब बंबई पहुंचा ना साइमन कमीशन उसका प्रदर्शन होने लगा, तो अंग्रेजी सरकार ने जो था ना उसका जो क्या कहते हैं जवाब, यानी कि उसका जवाब यानी कि परिणाम जो हुआ ना, अंग्रेज सरकार जब उसका विरोध होने लगा तो अंग्रेज सरकार ने लाठी से दिया, कि लाठी से मार मार के भगा रहा था, हटो खाली करो प्रदर्शन, बंद करो प्रदर्शन नहीं करना है। किसने कहा? अंग्रेजों ने कहा, ठीक है। चलिए देखिए, कहता है फिर 18 कि सबने अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, यानी कि सबने अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसका कारण आपसे पूछ रहा है कि उसका क्या कारण था। तो लिखिएगा उत्तर, सबने अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारण थे। प्रमुख कारण थे निम्नलिखित है, आप एग्जाम ऐसे कर दीजिएगा, सबने अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। अरे भाई नहीं लिख लोगे? लिख लोगे। लिखिए पहला, साइमन कमीशन का बहिष्कार तथा नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया जाना। दूसरा, 1929 से 30 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। तीसरा, भारत में समाजवादी का बढ़ता प्रभाव। और चौथा, गांधी जी के 11 सूत्री मांगों को मानने से इरविन का इनकार। और पांचवा जो था पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग इसका प्रमुख कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन के जी। ओहो 18 दो बार 19 18 हो गया, नहीं नहीं चलो 19 देखो ना, ये तो हो चुका है ना, देखो ना यहाँ तो करा दिए, वही है रिपीट हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है। चलो देखो अब अगला, कहता 19 की गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था। गांधी इरविन अथवा दिल्ली समझौता, गांधी इरविन समझौता कह सकते हैं या गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है, या अथवा दिल्ली समझौता क्या था। तो लिखिएगा उत्तर, क्या लिखिएगा उत्तर, उत्तर लिखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसकी व्यापकता इतना हो गया, यानी कि इतने लोग उसमें जुट गए कि अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए क्या हुआ, मजबूर होना पड़ा। और 5 मार्च 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन, वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन तथा गांधी जी के बीच समझौता हुआ जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया, यानी कि आंदोलन जो करे सबने अवज्ञा आंदोलन जो करे थे उसको आंदोलन को क्या कर दिया, रोक दिया, यानी कि मतलब बंद कर दिए। वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु सहमत हो गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 19 हो गया ना, अब 20 होगा ना। कहता असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा की घटना का क्या महत्व है। असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा का क्या महत्व है, ये आपसे पूछ रहा है। तो लिखिए उत्तर, असहयोग आंदोलन पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था जिसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं था, लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश के चौरा चोरी नामक स्थान पर आंदोलनकारियों की भीड़ ने पुलिस थाना पर हमला कर अनेक पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया। इस घटना से गांधी जी की काफी दुखित हुए, यानी कि ये जो घटना हुआ ना, गांधी जी काफी दुखित हुए, यानी कि शोक व्यक्त किए और उन्होंने तत्काल असहयोग आंदोलन को वापस लेने का क्या कर लिए, निर्णय ले लिए। यानी कि चौरा चोरी घटना हुआ, कहाँ हुआ, चौरा चोरी स्थान पर। जब ये घटना हो गया तो उसके तुरंत बाद गांधी जी ने तत्काल यानी कि जस्ट तुरंत असहयोग आंदोलन क्या कर लिए, वापस लेने का निर्णय ले लिया, यानी कि फैसला ले लिए। ठीक है, चलो 20 के बाद क्या आएगा, 21 जी। देखिए ना 21 कह रहा है कि मुस्लिम लीग के क्या उद्देश्य थे। मुस्लिम लीग के उद्देश्य आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ना, मुस्लिम लीग जो अंग्रेजी सरकार क्या करते थे, समर्थन करते थे, यानी कि साथ देते थे, जिसके कारण क्या हो गया, हिंदू मुस्लिम में बंटवारा विभेदन हो गया था, नहीं हो गया था, हुआ था ना। ठीक है, चलो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई। कब हुई? 30 दिसंबर 1906 को। ये सब आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा 30 दिसंबर 1906 को। तथा इसका उद्देश्य था मुस्लिम के हितों की रक्षा करना। इसकी नींव ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने रखी थी। इसका उद्देश्य मुसलमानों को सरकारी सेवा में उचित स्थान दिलाना एवं न्यायाधीश के पद पर मुसलमानों को जगह दिलाना, विधान परिषद में अलग निर्वाचन मंडल बनाना एवं काउंसिलिंग में उचित जगह पाना था। क्या था? पाना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखिए 21 के बाद क्या आएगा, 22। देखिए 22 नंबर कह रहा है कि नमक सत्याग्रह पर एक टिप्पणी लिखिए। नमक सत्याग्रह क्या था? देखिए नमक सत्याग्रह भी बतलाए हैं, नहीं बतलाए हैं, देखिए ना।
कहता सबने अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह से आरंभ हुआ। नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने दांडी को चुना, यानी कि दांडी जगह को चुना था जो गुजरात में है। और 12 मार्च 1930 को अपने 78 विश्वस्त सहयोगी के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ की। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को गांधी दांडी पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाया और शांतिपूर्ण अहिंसक ढंग से नमक कानून भंग किया। ये आपको पहले बता चुके हैं, इसलिए आप स्पीड में देख लीजिए इसको। और अगला देखिए जी 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 22 नंबर 22 नहीं 23 होगा ना, 22 तो हो गया जी। 23 देखिए, 23 नंबर प्रश्न को देखिए। कहता है कि बारदोली सत्याग्रह का कारण क्या था, क्या यह सत्याग्रह सफल रहा। यानी कि बारदोली सत्याग्रह जो था उसका कारण आपसे पूछ रहा है, और क्या यह सत्याग्रह सफल रहा, सक्सेस हो पाया। तो लिखेगा बारदोली सत्याग्रह का कारण सरकार द्वारा किसानों पर बढ़ाए गए करो, यानी कि करो टैक्स। करो मीन्स टैक्स, जो अभी आप टैक्स भरते हैं जीएसटी, ठीक है, टैक्स भरते हैं ना। कहता बारदोली के किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सरकार के विरोध में सत्याग्रह किया। पहले किसानों ने लगान में हुई 22% की कर वृद्धि का विरोध किया, यानी कि 22% कर एकाएक बढ़ा दिया गया, तो उसका विरोध तो होगा ही ना भाई। का भाई का ऐसा मिलेज था। तथा सरकार से मांग किया कि सरकार प्रस्तावित लगान में वृद्धि को वापस ले। आंदोलन में महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी रही। सरदार पटेल की गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए गांधी जी 2 अगस्त 1928 को बारदोली पहुंचे। गांधी जी के प्रभाव के कारण सरकार ने लगान में वृद्धि को गलत बताया और बढ़ोतरी 22% से घटाकर 6.03% कर दिया। बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? सरदार की उपाधि दी। ठीक है, किसने? महिलाओं ने। किसने? महिलाओं ने, नारी शक्ति। जी देखिए अगला करा कि नेहरू रिपोर्ट क्या थी। नेहरू रिपोर्ट आपसे पूछा, नेहरू रिपोर्ट क्या थी, तो लिखेगा जब भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। कब किया? 1928 में। 1928 में आया था ना, मुंबई में आया, काला झंडा दिखाया और नारा क्या लगा? साइमन कमीशन बाहर जाओ, साइमन कमीशन बाहर जाओ, साइमन कमीशन बाहर जाओ। अंग्रेजी सरकार ने कैसे जवाब दिया? लाठी से जवाब दिया था। किससे जवाब दिया था? लाठी से। तब भारत सचिव बर्केनेट ने भारतीयों को सर्वदलीय स्वीकृत एक संविधान बनाने की चुनौती दी। भारतीयों ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति बनाई जिसका उद्देश्य था संविधान का एक प्रारूप बनाना। समिति ने जो प्रतिवेदन तैयार किया उसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 25 देखिए। 25 करा कि मेरठ संयंत्र से आप क्या समझते हैं? मेरठ संयंत्र से आप क्या समझते हैं? तो लिखिएगा उत्तर। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद भारत में साम्यवादी आतंकवादी राष्ट्रवादियों पर सरकार ने दमन शुरू किया। मेरठ संयंत्र केस के तहत मार्च 1929 ईस्वी में 31 मजदूर नेताओं को संयंत्रों के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्हें मेरठ ले जाया गया और वहीं उन पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा मेरठ संयंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जी देखिए अगला प्रश्न 26 करा है कि जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखें। जतरा भगत के बारे में आपको बताना है, तो लिखिएगा उत्तर। छोटा नागपुर के उराव आदिवासियों का अहिंसक आंदोलन 1914 से 1920 तक चलता रहा। इस विद्रोह का नेता जतरा भगत था। इस आंदोलन में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 27 36 प्रश्न है। 27 से 10 प्रश्न और है, यानी 27 9 36, ये हो जाएगा। 9 प्रश्न 10 है। कहता ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, ये आपसे पूछ रहा है। लिखिएगा उत्तर। क्या लिखे उत्तर? लिखिए उत्तर में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में उद्योगों यानी कल कारखानों की स्थापना के साथ ही श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। इन औद्योगिक इकाइयों में मजदूरों का कई तरह से शोषण किया जाता था। धीरे धीरे श्रमिक वर्ग अपने अधिकारों के प्रति सजग हुआ। अपनी मांग के लिए हड़ताल का सहारा लेने के लिए अतिरिक्त मजदूर संगठित होकर अपना संगठन बनाने का भी प्रयास करने लगे। इसी क्रम में 1920 ईस्वी को लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की क्या हुई?
स्थापना हुई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 28 28 नंबर देखिए, कहता है कि अस्थाई बंदोबस्त क्या था। अस्थाई बंदोबस्त क्या था, तो लिखिएगा उत्तर कि अंग्रेजों की कृषि नीतियों में मुख्य रूप से अधिकतम लगान एकत्रित करने के उद्देश्य से बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। इसमें जमींदारों को एक निश्चित भू राजस्व सरकार को देना पड़ता तथा जमींदार किसानों से उससे अधिक लगान वसूल करते थे। ठीक है, चलिए 10 चलिए 29 कराए कि खोंड विद्रोह का परिचय दे। खोंड विद्रोह जो हुआ था उसका परिचय दीजिए। ठीक है, थोड़ा स्पीड देखिए, थोड़ा ज्यादा टाइम भी हो चुका है। जी जल्दी देखिए, थोड़ा स्पीड में, रात के 11 बज गई है। देखिए कहता है कि उत्तर खोंड विद्रोह उड़ीसा की सामंतवादी रियासत दसपल्ला में अक्टूबर 1914 में, कब, अक्टूबर 1914 में शुरू हुआ। यह विद्रोह उत्तराधिकार विवाद से आरंभ हुआ, परंतु शीघ्र इसने अलग रूप धारण कर लिया। इसके विस्तार को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह को क्या क्या क्रूरता पूर्वक दबा दिया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन सबको आप ध्यान दीजिएगा, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखिए 31 अल्लूरी सीताराम राजू कौन था। अल्लूरी सीताराम राजू कौन था, तो लिखे उत्तर में आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक में नए वन कानूनों के लगाए जाने की प्रतिरोध में आदिवासियों का विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। ठीक है, चलिए 30 के बाद क्या 31। ओ भाई देखिए 31 कहता है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातीय समूह की क्या भूमिका थी, वर्णन करें। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातीय समूह की क्या भूमिका थी, वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए समझते हैं। कहता है उत्तर में लिखिए भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातीय लोगों की प्रमुख भूमिका रही। 19वीं शताब्दी की तरह 20वीं शताब्दी में भी भारत के अनेक भागों में आदिवासी विद्रोह हुए। इन विद्रोह में रंपा विद्रोह, क्या कौन सा विद्रोह, रंपा विद्रोह, अलमरी विद्रोह, उड़ीसा का खोर विद्रोह, यह 1914 से 1920 तक चला। 1917 में मयूरभंज में संथालों ने एवं मणिपुर में पोडोई कुकियों ने विद्रोह किया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पश्चिमोत्तर प्रांत का जनजातियों ने तीव्र राष्ट्रवादी भावना दिखाई। दक्षिणी बिहार के आदिवासियों ने भी राष्ट्रीय चेतना का परिचय दिया। इस प्रकार भारत के कोने कोने से आदिवासी जनता ने समय समय पर क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। चलिए 31 का क्या है 32। 32 कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन की मांग, आंदोलनकारियों की मांग, यानी खिलाफत आंदोलन जो हुआ था ना, उसमें आंदोलनकारियों का क्या मांग था, ये आपको बताना है। खिलाफत आंदोलन में आंदोलनकारियों की मांग लिखा होता है, खिलाफत आंदोलनकारियों की मांग निम्नलिखित है। ऐसे एग्जाम में आप लिख एकदम बिल्कुल ऐसे लिखना है। लिखिए खिलाफत आंदोलनकारियों की मांग निम्नलिखित थी, और पहला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए तुर्की के सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना। पहला मांग क्या था कि तुर्की के जो सुल्तान की तुर्की का जो सुल्तान है ना, उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा का पुनः स्थापना, यानी कि फिर से स्थापना। और दूसरा क्या था, अरब प्रदेश खलीफा, अरब प्रदेश खलीफा के अधीन करना। अरब जो है ना प्रदेश खलीफा क्या करना, अधीन करना। और तीसरा जो था खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए। क्या बनाया जाए, संरक्षक बनाया जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न थोड़ा जल्दी में देखिए जी। 33 की कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई तथा इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। इस सदस्य इस अधिवेशन के अध्यक्ष आपसे पूछ रहा है कि कौन थे, तो लिखिएगा उत्तर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। तो किस अधिवेशन में पूछेगा कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन की गई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। किसमें, लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिए जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। याद रखिए, देखिए इस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 33 के बाद 34 जी। कुछ और प्रश्न, 4-5 प्रश्न होंगे, जल्दी समाप्त करते हैं, ज्यादा टाइम भी हो चुका है। देखिए
कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में आप क्या जानते हैं? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है उसके बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए ना, जालियांवाला बाग हत्याकांड को क्या कोई भूल सकता है? कोई भारत जो इतिहास पढ़ा होगा वो भूल ही नहीं सकता है। देखिए, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में बैसाखी के दिन एकत्रित सभा में रॉलेट एक्ट एवं पुलिस की दमनकारी नीतियों का विरोध कर रही थी। सभा की कार्रवाई के बीच में ही अमृतसर का सैनिक कमांडर जनरल डायर वहां पहुंचा और प्रवेश द्वार बंद किया, यानी कि जो एंट्री गेट था उसको बंद कर दिया। और साथ ही साथ निहत्थे भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाया, एकदम नहीं देख रहा, एकदम मार रहा, चला रहा है, गोली चला रहा है, किसको लगा नहीं लगा, खाली जा रहा है, कोई नहीं देखा, एकदम अंधाधुंध गोली चला दी। अब देखिए ना, अब भागेगा कैसे? तो प्रवेश द्वार तो बंद है, एंट्री गेट तो बंद है, अब भागेगा उसमें से कैसे? देखिए अंधाधुंध गोलियां चला दी। इस हत्याकांड में 379 लोग मारे गए। ये जो हत्याकांडों में कितने लोग मारे गए? 379, 379 लोग, तथा करीब 1200 लोग क्या हो गए? जख्मी हो, भागदौड़ मच गए, जख्मी हुए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं जी। 35, 36, हाँ 37 तक है। 34 हो गए जी। 35 देखिए ना, 35 कहता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई? इसकी आरंभिक नीति क्या थी? इसकी आरंभिक नीति क्या थी? तो लिखिए उत्तर कि 1906 में मुसलमानों का एक विशिष्ट मंडल अपनी मांगों के साथ आगा खां के नेतृत्व में वायसराय की मिंटो से शिमला में मिला। मिंटो ने उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। ढाका में एकत्रित प्रमुख मुसलमानों ने 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की। लीग ने सरकार के साथ सहयोग का रास्ता अपनाया तथा सरकार की नौकरियों, व्यवस्थापिका सभाओं में प्रतिनिधित्व एवं पृथक निर्वाचन मंडलों की क्या की? मांग की जी। 36 नंबर देखिए, कहता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ना, उस पर क्या लिखना है? टिप्पणी लिखना है, इसके बारे में लिखना है। देखिएगा उत्तर कि इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने नागपुर में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य युवकों को चारित्रिक एवं शारीरिक रूप से मजबूत बनाकर सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना था। इसने हिंदू राष्ट्रवाद का नारा दिया तथा हिंदू धर्म एवं समाजवाद के पुनरुत्थान की नीति अपनाई। सामाजिक संगठन के रूप में यह संस्था आज भी कार्यरत है। और आज का अंतिम प्रश्न वो है मोपाला विद्रोह। क्या है? मोपाला विद्रोह। इसे ब्लू इंक से देखते क्या? ब्लू से। कहता है मोपाला विद्रोह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और ये आज का अंतिम प्रश्न। क्या है? अंतिम क्वेश्चन से देखिए, लिखिए उत्तर केरल के मालाबार में 19वीं 20वीं शताब्दियों में मोपलाओं को के अनेक विद्रोह हुए। मोपला एक वर्ग समूह था जिसमें किसान, मजदूर और अन्य लोग सम्मिलित थे। यह विद्रोह भूस्वामियों के अत्याचारों के विरुद्ध था। मोपला मुसलमान थे और भूस्वामी नायर और नमुद्री हिंदू। मोपला खलीफा के साथ किए गए अन्याय से क्रुद्ध थे। 1921 में सबसे बड़ा मोपला विद्रोह हुआ। मोपलाओं ने अली मुसालियर को अपना राजा घोषित कर धार्मिक उन्माद एवं हिंसा भड़काई। सरकार ने अली मुसालियर को गिरफ्तार कर सेना की सहायता से विद्रोह को क्या कर दिया? कुचल दिया। ये था आज का 4th चैप्टर जो भारत में राष्ट्रवाद था, वो आपका क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और 37 कुल प्रश्न थे, आप लोग देख लीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ तक आ गए हैं यानी कि आपने पूरा वीडियो लेक्चर देख चुका है, तो इसके लिए एक तो थैंक्स बनता है। इसलिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। और आप लोग ऐसे ही मेहनत करके पढ़ते रहिए और अपना रिजल्ट अच्छा लाइए और अपने भविष्य को उज्जवल कीजिए। एकदम अभी आपको एकदम पढ़ते रहना है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए और अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कहता मन कहता मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल के आंखें में आंखें डाल के बोला चल हट झूठी, तेरी इतनी औकात नहीं, तेरी इतनी औकात नहीं। हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छे से मेहनत कीजिए और आप अपना परिणाम बहुत ही अच्छा लाइए। और हम लोग
प्रत्येक दिन ऐसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का वीडियोस लाएंगे और आपके लिए सहायता करेंगे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं जुड़ा तो टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए, जहाँ आपको पीडीएफ मिलेंगे और पीडीएफ फॉर्म आपके लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक होता है। और वैसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो आप जाएंगे वहाँ, आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे और साथ ही साथ जो आपके लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं वो मिलता रहेगा। तो टेलीग्राम के लिए आप क्या सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, तो लिखिएगा SGY, क्या लिखिएगा SGY साइंस क्लासेस, क्या लिखिएगा SGY साइंस क्लासेस टेलीग्राम। टेलीग्राम पे भी आपको यही सर्च करना है, क्या SGY साइंस क्लासेस। आप लोग जाके टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा और आप लोग आराम से पढ़ाई करते रहिए, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और आज के लिए रखते इतना ही। जय हिंद, जय भारत।